अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे, कोड 402 का। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ये बुक है। उर्दू में माशियात कहते हैं और इंग्लिश में इकोनॉमिक्स। इसका चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने आप लोगों को तफसील के साथ व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स के बारे में बताया है। नेक्स्ट आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 के अंदर कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं। स्कोप एंड नेचर, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा तफसील के साथ और बहुत ही अच्छे अंदाज में मैंने आप लोगों को वो टॉपिक समझाया था। जो सुन के आए हैं उनके लिए नेक्स्ट समझना बहुत ही आसान होगा। जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए भी ये टॉपिक पढ़ना मुश्किल नहीं है, आसान ही है, क्योंकि मैं इसके अंदर हर बात को वाज़ेह तौर पर आपको समझाऊंगी इंशाल्लाह। चलें जी, सबसे पहले हम लोग स्कोप एंड नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। स्कोप एंड नेचर के कुछ पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इंडिविजुअल वीएस सोसाइटी। कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है, अगर देखा जाए इंडिविजुअली या सोसाइटी के बारे में, तो कहाँ पर ज़्यादा लाई करता है ये स्टडी ऑफ मैन। वो कह रहे हैं कि आप लोगों को इल्म है कि हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर जो ज़्यादा मुताला करते हैं वो किसका करते हैं, किसी भी फ़र्द का मुताला करते हैं। नो डाउट मैन इज़ इम्पोर्टेंट टू द साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स बट आइसोलेटेड इंडिविजुअल बिहेवियर इज़ मच लेस टू इट। कह रहे हैं कि कोई शक नहीं इसमें कि अगर हम लोग किसी भी आदमी का मुताला, किसी भी फ़र्द का मुताला करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, तो ये हमारे लिए बेहतर नहीं है। लेकिन अगर हम लोग देखें कि हमारी सोसाइटी के अंदर इसको वर्क करना चाहें, तो जितने भी हम लोग फ़र्द का मुताला करते हैं या किसी माशरे में बसने वाले जितने भी फ़र्द का, तो हर फ़र्द का रवैया देखा जाए तो वो मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग दूसरों की निस्बत ज़्यादा खर्च करते हैं, जबकि कुछ लोग दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा बचत भी करते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो एक इंडिविजुअली वर्क किया जाएगा वो इतना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देगा जितना कि कोई सोसाइटी मिलकर दे सकती है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि कंसिक्वेंटली ही टेंड्स टू स्टडी द कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ सोसाइटी। तो जो अच्छा हमें परफॉर्मेंस मिलेगी, अच्छा हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो सोसाइटी को देखते हुए मिलेगा। इंडिविजुअली हम लोग इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्मेटिव और पॉजिटिव साइंस। इस इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस। क्या जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव साइंस है। पॉजिटिव साइंस वो इल्म है जिसमें बेटा हालातों वाक़यात के बारे में हम लोग उनका मुताला करते हैं, मुशाहदा करते हैं और हम ये देखते हैं कि क्या होना चाहिए, ये बताया जाए कि वो कैसे वकूफ़ पज़ीर होगा और उनकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। पॉजिटिव साइंस बेटा एक मिसाली सूरत हाल होती है, मिसाली सूरत हाल में वकूफ़ पज़ीर होते हैं और फिर उनका कोई ना कोई रद्द अमल होता है। और अगर इन मायनों में हम लोग देखें तो हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो इसी पर लाई करती है, पॉजिटिव साइंस पर, क्योंकि ये हमें बहुत अच्छे से बता देती है कि मिसाली सूरत हाल में क्या क्या कुछ वकूफ़ पज़ीर हो सकता है, मतलब कि क्या क्या कुछ उस वक्त पर हो सकता है। लेकिन मुश्किल ये है कि जो हमारी लेबॉर्ट्रीज़ हैं उसकी इकोनॉमिक का अगर हम लोग देखें तो वहाँ पर ऐसा कोई हालात पैदा ही नहीं होते, वहाँ पे ऐसे कोई हालात पाए ही नहीं जाते, क्योंकि यहाँ तो इंसान जैसी कोई भी ऐसी मखलूक वहाँ पे किसी का भी हमारे यहाँ से वास्ता इन चीज़ों से पड़ता ही नहीं है। तो अगर हम लोग इस ज़माने की बात करें, जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो पॉजिटिव साइंस के अलावा भी एक साइंस है जिसको वो देखती है, वो है नॉर्मेटिव साइंस। तो वो उसका भी एक कोई ना कोई उसने रूप धारा होता है लाजमी। तो अगर हम लोग जो हमारे इकोनॉमिस्ट होते हैं उनसे तवक्का की जाती है कि हम लोग उनसे कहते हैं कि हमें उनसे अगर वो अपनी राय दें और फैसले करें, तो जब वो इस बात को देखते हैं तो वो ये भी कहते हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है ना वो नॉर्मेटिव साइंस पर भी लाई करती है। तो अगर इस हवाले से देखा जाए तो हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो नॉर्मेटिव और पॉजिटिव साइंस दोनों ही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉब्लम्स ऑफ एलोकेशन, मतलब के तकसीम के मसाइल। व्हाट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जो सबसे मेन जो बेसिक प्रॉब्लम है वो क्या है।
concerned with the problems of allocating scarce between unlimited wants. The problems of the allocation of resources, whether they are efforts, time, or money to acquire goods or commodities. इकोनॉमिक्स के अंदर ये फ़र्ज़ किया जाता है बेटा कि जितने भी अकल रखने वाले जो लोग होते हैं वो अपने ज़राए को क्या करते हैं, कम से कम इस्तेमाल करके वो मुख्तलिफ़ अशिया से कुछ ना कुछ मुख्तलिफ़ अशिया से वो क्या करते हैं कि अपना टाइम देते हैं, एफ़र्ट्स देते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम कम से कम जो हमारी चीज़ें हैं ना वो कम से कम यूज़ हों और हम उससे से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर लें। माशरे का हर फ़र्द करीब करीब यही काम को अपनाए हुआ है। इसी वजह से क्या हुआ है कि हमारे माशरे या मुल्क में इस किस्म के मसले से वो दो चार रहते हैं। और यही मसला है कि किसी भी किस्म की तकसीम करनी हो तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड वांट्स। लिमिटेड वांट्स ये उस ज़माने की बात कर रहे हैं इन प्रिमिटिव सोसाइटी, जो पुराने ज़माने के लोग होते थे, कंसर्न इटसेल्फ विद द प्रॉब्लम्स ऑफ एलोकेशन ओनली। उनकी जो माशियत, उनकी जो इकोनॉमिक्स थी वो यहीं तक थी, वो ख़ुद ही इस बात को यहीं तक मानते थे कि हमें कौन से काम में ज़्यादा वक्त देना चाहिए कि वहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा, और यहीं तक उनकी बस एंड हो जाता था। वो कहते थे इकोनॉमिक्स सिर्फ यहीं तक है कि हम लोगों ने कोई काम करना है तो जैसे कोई जंगली फल तोड़े या शिकार को निकले, अगर वो फल तोड़ता है तो उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा या वो शिकार को निकलेगा तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जिस काम में उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा वो अपना ज़्यादा टाइम उसी को ही देते थे। जैसे कि नीचे देखें उस ज़माने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो क्या कहते थे, वांट्स हमारी क्या ख्वाहिशात हैं, एलोकेशन ऑफ एफर्ट्स हमें किसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करनी चाहिए, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन, और वो किस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा मुतमईन और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ तक कि उनका कॉन्सेप्ट था, इससे आगे उनका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर क्या हुआ, देन आया एक्सपेंडेड वांट्स, जो नेक्स्ट इसका स्कोप है। थ्रू द ईयर्स, फिर वक्त गुजरने के साथ, साल गुजरने के साथ साथ, द प्रोसेस ऑफ इकोनोमाइजेशन लेड टू स्पेशलाइजेशन। आहिस्ता आहिस्ता इसको स्पेशलाइज कर दिया गया इकोनॉमिक्स को। हर फर्द जो था, ईच इंडिविजुअल एलोकेटेड हिज टाइम एंड एफर्ट्स इंटायरली टू दैट पार्टिकुलर pursuits in which he felt he had an edge over others and could these indirectly maximization his overall satisfaction। तो हर फर्द क्या करने लगा कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इस इकोनॉमी के ऊपर देने लगा। किस तरह वो देने लगा कि जो काश्तकार था वो अपना पूरा वक्त और अपनी तकसीम जो थी वो सिर्फ काश्तकारी पर देने लगा, और अपना जो उनका गल्ला होता है उनकी पैदावारी के ऊपर ही सिर्फ उसने अपना सारा का सारा वक्त सिर्फ इसी काम को दिया। जैसे अगर हम लोग अब का ज़माना देखें तो जो हमारे टेलर होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना सिर्फ स्टिचिंग के अंदर, कपड़े सिलाई करने के ऊपर ही गुजारते हैं। और फिर इससे उनको फ़ायदा क्या होने लगा कि जब उन्होंने, जैसे एक टेलर था, उसने कपड़े सिलाई किए तो उसने वहाँ से पैसे जो अर्न किए, उसने उसके थ्रू जो दूसरा बंदा था जिसने शूज़ सिर्फ बनाने में टाइम स्पेंड किया था, उसने अपने शूज़ों के बदले में अपने कपड़े सिलाई करवा लिए, और जिसने कपड़े सिलाई करने वाला था उसने कपड़े सिलाई करने के बदले में शूज़ ले लिए। तो स्पेशलाइजेशन बढ़ने लगी और फिर उनको कॉन्सेप्ट जो था वो मज़ीद आगे की तरफ बढ़ने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है फैक्ट्री सिस्टम। फिर उसके बाद आगे फैक्ट्री सिस्टम। नाउ अ डेज मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड कमोडिटीज़ दैट वी डिज़ायर आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। यही है, इन दिनों अगर हम लोग देखें तो हमारी जितनी भी अशिया हैं वो हमारे कारखानों में तैयार की जाती हैं। इन अशिया को जब हम लोग वजूद में लाते हैं तो कोई ना कोई सरमाया, कोई मालिक जो हमारे होते हैं, ज़मींदार, मेहनत कश, अपनी मेहनत और जितने भी वहाँ पे काम करने वाले होते हैं, एक दूसरे को उनकी मेहनत का सिला लेते हैं और एक कोई ना कोई महारत हासिल कर लेते हैं। इनमें से हर एक को कोई ना कोई मुआवजा ज़रूर मिलता था, यानी जो सरमायाकार होता है उसको सूद मिल जाता था, मालिक को उसका लगान मिल जाता था, मेहनत कश को उसका जो वो मुनाफा, जितनी भी वो मेहनत करता था उसका उसको पैसे मिल जाते थे। यही कुछ होता था। अभी भी आप लोग को पता है कि फैक्ट्री सिस्टम में यही कुछ हो रहा है और यही प्रोसेस है जो हमारी इकोनॉमी के अंदर चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
The scope of economics also include the study of how interest, rent, wages and profit are determined. स्कोप ऑफ इकोनॉमिक के अंदर ये भी बात शामिल की जाती है कि जो सूद होते हैं, लगान होते हैं, मुनाफा होता है, ये क्यों कर होता है, क्यों होता है बेटा। तो जो इतना भी हमारा माशी निज़ाम होता है ना, इसके जब पहलुओं को हम लोग तकसीम करते हैं, दैन ये क्या बना देते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है इनके अंदर। तो कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है? देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रीन्योरशिप। ज़मीन, मेहनत कश, सरमाया और जो तंजीमें हैं, ये सारे एक ही जगह की मरहून मिन्नत होती हैं, और फिर जो कुछ भी होती है पैदावार, वो इन्हीं की सूरत में हमें हासिल होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कोप क्या है इकोनॉमिक का? कंजप्शन। सबसे पहला पॉइंट दिया जा रहा है कंजप्शन, मतलब कि डिससेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, किसी भी ख्वाहिशात की हम लोग जो सेटिस्फाई करते हैं उसको, जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं उनके ऊपर सेटिस्फाई हो जाना कंजप्शन कहलाती है। प्रोडक्शन, मेकिंग एन एफर्ट टू सेटिस्फाई वांट्स, हम लोग क्या करते हैं उसके ऊपर बहुत मेहनत करते हैं ताकि हम लोगों के जो वांट्स, हम लोग की जो ख्वाहिशात है उससे हम लोग सेटिस्फाई हो जाएं। एक्सचेंज एंड इट्स मैकेनिज्म मीन्स मनी, क्रेडिट एंड बैंकिंग, मतलब के बैंकों से उधार लेना। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन, द sharing of all the produced in the form of interest, wages and rent and profit to the capitalization, labor, landlord and entrepreneurs respectively। वो यही कह रहे हैं कि यानी कि हम लोग जो कुछ भी सूद लेते हैं, सूद लगाते ऊपर लगान, उनका जो मुनाफा होता है, हमें जितना भी प्रॉफिट सिस्टम होता है वो किसके थ्रू होता है? वो हमारे जो सरमाया होते हैं, हमारे मेहनत कश जो हमारे लेबर्स होते हैं, और जितने भी उनके ऊपर इंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे होते हैं, इन सब के थ्रू ही होते हैं। अब के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इकोनॉमिक को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? एक है मैक्रो इकोनॉमिक एंड है एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में देखते हैं बेटा। माइक्रो का मतलब ही होता है स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब कि छोटे लेवल पर जो हम लोग काम करते हैं वो होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक इज कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट। क्या कह रहे हैं कि छोटे लेवल पर जो हम लोग कोई भी बिजनेस कह लें, कोई भी इंडिविजुअली वर्क करते हैं ना, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाते हैं। तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने पर्सन लाइक करेंगे? इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 लोग ही काम कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स बेटा नेशनल इंटरनेशनल सिस्टम पर, जैसे जितनी जितनी ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, इसके अंदर 100, 50, 150 लोग मिलके काम कर रहे होते हैं, ये होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, मतलब कि बड़े लेवल पर काम करना। दिस इज़ द स्टडी ऑफ लार्ज एग्रीगेट्स। बड़े लेवल पर जितने भी काम होंगे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएंगे। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी हाउ द टोटल नेशनल इनकम इज डिटरमाइंड। यहीं पे वो बात करें कि हमारी जो टोटल नेशनल इनकम, नेशनल लेवल पर जो इनकम होती है उसके अंदर कितना कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सारा कुछ हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं, जैसे कि डिमांड कितनी है, उसकी सप्लाई कितना हो रहा है, एट्सेट्रा। तो इसके अंदर इंक्लूड मैक्सिमम पर्सनस, वही बात करेंगे यहाँ पे। अगर हम लोग देखें माइक्रो के अंदर तो 6 से 8% लाई करते थे, जबकि अगर हम लोग मैक्रो के अंदर देखें तो मैक्सिमम पर्सनस लाई कर रहे होते हैं। आई होप सो आपको ये मेरा टॉपिक समझ आया होगा। हम लोगों ने आज 2 टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है। माइक्रो एंड मैक्रो के बारे में बेटा हम लोग तफसील से नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर इसका पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना ही है कि इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल के बारे में, नेचर एंड स्कोप, ये आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, तो इसे बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन लाजमी मिले। तो बेटा मुझे बार बार ये मत कहा करें कि लिंक्स हमें सेंड कर दें। लिंक्स आप लोगों को ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बहुत शुक्रिया। लेक्चर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे शेयर भी कीजिएगा और
कुछ ना समझ आए तो कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि मैं आपको वो समझा सकूं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।